नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर और आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए काफ़ी खराब रहा, काफ़ी दबाव बाजार में देखने को मिला। गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। पूरा हफ्ते पर में ही हमने कमजोरी का माहौल ही देखा। आगे अगले हफ्ते क्या करना चाहिए, इस पर फोकस होगा शो में। आईआईपी के आंकड़े जो काफ़ी खराब आए हैं, उनसे बाजार किस तरह अफेक्टेड हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही अगले हफ्ते के लिए कुछ स्टॉक आइडियाज भी आपको देंगे आगे शो में। और शुरुआत बाजारों के साथ ही, जहां पर अमेरिकी बाजारों से कमजोर संकेत के चलते आज घरेलू बाजार में भी हमने तेज गिरावट देखी। निफ्टी 231 अंक गिरकर 17,375 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 750 अंक तो निफ्टी बैंक करीब 500 अंक गिरकर बंद हुए। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव हमने देखा आज बाजार में। और कहां पर एक्शन था, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका आनंद जुड़ रही है हमारे साथ। देखिए, आज बाजार में क्लियरली ग्लोबल क्यूज जो थे उससे सेंटिमेंट एक वीक सेंटिमेंट था। हमने एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग की थी और दिन भर ये बिकवाली का प्रेशर आपको बाजारों पर दिखा। आज सारे ही सेक्टर्स आप देखेंगे तो लाल निशान में बंद हुआ है। पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आपको लगभग 750 अंकों का दबाव आपको सेंसेक्स पे दिख रहा है, 230 अंकों का दबाव आपको निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी एक रेंज के साथ यानी 250-300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ खुला और उसके बाद वो कम से कम 300-350 पॉइंट्स के उसी दायरे में घूमता रहा, लेकिन क्लियरली डाउन ट्रेंड। बाजार में कई बड़े काउंटर से पुल बैक क्लियरली देने की कोशिश की, एचडीएफसी बैंक हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, रिलायंस हो, लेकिन किसी तरह पर भी वो सस्टेन नहीं हो पाए। बिकवाली पूरे दिन आपको आज मार्केट आज के दौरान दिखाई दी। सबसे वीकनेस आपको जिन काउंटर्स में दिखी और वो लास्ट के 1 आवर में दिखी, वो थी टेक्नोलॉजी, आईटी ड्रिवन काउंटर्स में, और सबसे ज्यादा वीकनेस भी उसी सेक्टर में, चाहे इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, वहां सबसे ज्यादा आपको वीकनेस देखने को मिली। कुछ पुल बैक आपको बैंकिंग स्टॉक्स में से इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक ने जरूर बाजार में दिखाया, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया। लेकिन एक या दो स्पेस ऐसे थे जहां पर कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में आपको स्ट्रेंथ आज दिखाई दी। कोल इंडिया के रिजल्ट से पहले, ओएनजीसी के रिजल्ट से पहले, जिसके चलते हमने देखा कि ऑयल एंड गैस और एनर्जी पैक, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स, यहां पर आपको फिर भी एक क्रूड के चाल के कारण एक वो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दिया। नहीं तो उसके अलावा चाहे हीरो मोटोकॉर्प के अच्छे रिजल्ट्स आए हों, वहां पर भी बाजार को किसी तरह का सहारा नहीं मिला। और साथ ही बाजार को जो ड्रैग डाउन किया बाद के कुछ आज में एफएमसीजी के काउंटर्स, जहां आपको नेस्ले या आईटीसी, इनमें स्ट्रेंथ दिख रही थी, बाद में टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द मार्केट्स इन्होंने भी बाजार को नीचे की तरफ ही खींचा। सो ओवरऑल अ वीक ओपनिंग और वीकर क्लोजिंग। तो बाजार आज एक लगभग 230 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी पर क्लोज हुआ वीक के एंड पर। और इस बाजार में हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की और समझा कि आगे क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी को फाइनेंस, स्पेशलिटी केमिकल्स और आईटी शेयरों में फिलहाल इंटरेस्ट नजर आ रहा है। आइए और कौन कौन से उनके पसंदीदा शेयर हैं सुनते हैं। 3 other aspects of the mid-cap universe where we are investing fairly enthusiastically in our Rising Giants product. 2 disclaimers. One, every stock I mention is a part of Marcellus' portfolio, and 2, my money, my family's money, my parents' money is invested via Marcellus' products in these stocks. So just to be very clear about what I'm going to talk about. So the part of mid-cap where we are getting even more excited now than we were, say, 3 months ago is mid-cap lenders. With asset quality troubles for lenders largely behind them, we are seeing mid-cap lenders post not just loan book growth, but profitability growth, which is north of 25%. So Cholamandalam and Aavas Financiers, we are building larger positions there than we hitherto had done. Also ICICI Lombard, I know it's not a lender, it's a general insurer. ICICI Lombard is a stock where we're continuing to build a larger position in our flagship product, which is consistent compounders. Moving on to a second area, specialty chemicals. It's been a big favorite of ours over the last couple of years. For obvious reasons, as input cost pressures have built up, there has been margin pressure in specialty chemicals. As I just said 5 minutes back, I reckon input cost pressures are transient. The volume growth and the market share gains that we are seeing Indian specialty chemicals deliver, I reckon, are more structural. So our position build up in our mid-cap products now in companies like Alkylamines and GMM Pfaudler continues apace. And the third area is the IT services space. TCS, long-standing favorite, but in mid-cap IT,
L&T Technology Services continues to be a company where we're building a larger position. Similar story somewhat to financials. In mid-cap IT, specialist providers who can deliver 30-40% free cash flow growth, 20-30% PAT growth are not that common. Remember, the larger IT services companies find it hard to deliver 20-30% PAT growth consistently. We think L&T Technology Services has a product suite around engineering R&D, which will give it a solid 5-6 year growth runway, and hence that's part of our mid cap build up. तो वो सौरभ मुखर्जी के पसंदीदा शेयर यहाँ पर, लेकिन ब्रॉडर बाजार पे क्या व्यू है? क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ और सीआईओ संदीप टंडन ने हमसे बातचीत में कहा कि महंगाई बढ़ने की वजह से बाजार पर दबाव है। उनके मुताबिक साल 2022-23 में बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है। 2019 से हम लोग बात करते हैं कि 2021 से इन्फ्लेशन बहुत अच्छे स्केल पे आएगा और वो आना स्टार्ट हो चुका है। तो एक चीज अपने को क्लैरिटी रखनी चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन है वो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी उसका अप है। इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, पर्टिकुलरली डेवलप मार्केट इंटरेस्ट रेट, उसका ट्रेजेक्टरी भी अप है। बट हम लोग का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम लोग ने इतने कम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देख लिए, इतने लो इंटरेस्ट रेट देख लिए, तो आपका एक बेंचमार्क, एक साइकोलॉजिकल बन गया है कि इतना लो इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए, ओके, जो हिस्टोरिकली कभी भी नहीं रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा तो मार्केट में भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा। बट 2022-23 तक भी हम लोगों को तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट लगता है और आपको छोटे छोटे वॉलेटिलिटी के ऊपर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और इसमें जो, अगर इसको हम लार्जर पिक्चर देखें कि इसका क्या इम्पैक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि बुल रन खत्म हो गया है। डेवलप मार्केट में बुल रन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बट इमर्जिंग मार्केट और इंडिया का, हम लोग का ऐसा मानना है, हम लोग अभी बुल फेस में है, बट जो इजी फेस था बुल रन का वो खत्म। जो लिक्विडिटी ड्रिवन, जहां रिस्क एपेटाइट स्पाइक किया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिक्विडिटी, वो फेज सितंबर 2021 से खत्म हो चुका है। और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, रवि सिंह और कुश बोरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुश, कैसे आप आज के बाजार को देखेंगे? अगर हम देखें, हमने काफ़ी ज़्यादा दबाव आते हुए देखा, 17,400 को लगातार टेस्ट कर रहा था बाजार, लेकिन बंद उसके नीचे ही जाकर हुआ है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से कमज़ोरी के संकेत बढ़ गए हैं? जी, नमस्कार सौमित्र, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा व्यू जो है, मैं जरा सा ब्रॉडर व्यू से शुरू करना चाहूंगा। जो हमारे पिछले एक्सपर्ट जिनकी हमने बात सुनी, एक्चुअली काफी उनसे सिमिलर है। अगर हम पिछले 4 महीने का डेटा देखें और हम एक्सट्रीम्स हटा दें, जैसे 18,400 और 16,400 के लेवल्स जो हमने एक बार टच किए थे, लार्जली मार्केट एक नैरो बैंड में रहा है, 800 to 1000 पॉइंट्स के बैंड में रहा है। अगर वही लॉजिक कंटिन्यू करे और कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं आता है तो मार्केट इसी रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशन है फॉर सम टाइम, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनती है। इसमें स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर्टिकुलरली अगर आज के मार्केट की बात करें तो देखिए, अब हम ग्लोबल संकेत और ग्लोबल फैक्टर्स के साथ चल रहे हैं, बट डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है वो मार्केट्स को पुश करते रहेंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है करीब 16,900 के आसपास, उस रेंज के आसपास जब मार्केट आता है तो बाय करना एडवाइजेबल रहेगा। प्रेशर बना रहेगा, लेकिन अच्छे स्टॉक्स निचले लेवल पे इन्वेस्टर्स को मिलते रहेंगे, उस लेवल के आसपास बाय करेंगे तो 17,500 17,800 के जो लेवल्स हैं, जहां पे निफ्टी ने अक्सर रेजिस्टेंस देखा है, उस लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी ओवरऑल मार्केट्स पे। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ओवरऑल मार्केट पर। रवि, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, जिस तरह के इंडिकेशंस अब सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो आज शाम को आया IIP का डेटा हो, जो हमने देखा कि बहुत अच्छा नहीं था, मतलब वहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली दिसंबर महीने में। उसके अलावा क्रूड लगातार महंगा होता जा रहा है। अभी जो ताज़ा आंकड़े हमारे सामने हैं, वापस एक बार फिर से 92 के ऊपर क्रूड पहुँच गया है। ग्लोबल मार्केट लगातार वीक चल रहा है, US फ्यूचर्स भी वीक हैं। ये सारे जो सेंटिमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये बाजार पर हावी होने वाले हैं? हमने देखा जो बड़े इवेंट थे, बजट हुआ या क्रेडिट पॉलिसी हुई, कोई बड़ा नेगेटिव निकल कर नहीं आया। तो यहाँ से अब बाजार पर सिर्फ यही जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, यही वे इन करेंगे फिलहाल? देखिए, सेंटिमेंट तो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया के मार्केट काफ़ी स्ट्रांग हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी भी जिस तरीके से डाउ जोन्स और नैस्डैक और इंटरनेशनल मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर डेवलप हुई है, खासतौर से रशिया को लेकर के या US के बीच के जो टकराव देखने को मिल रहे हैं, वो सब इम्पैक्ट जो है वो थोड़े बहुत रहेंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी की आज लेवल की बात करें तो वो हमें ज़्यादा
वोलेटाइल नजर आते हैं। वोलेटाइल इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वैल्यू वाइज टर्म में इनमें काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो थोड़े बहुत यानी कि अब 200 और 250 या 400 पॉइंट का जो रेंज है वो निफ्टी के लिए काफी नॉर्मल हो गया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यही आपको 500 और 700 के पॉइंट बहुत नॉर्मल दिखाई देंगे। सेंसेक्स की बात करें तो सेम आपको 500 पॉइंट का करेक्शन या 500 पॉइंट का अपवर्ड ट्रेंड एक नॉर्मल रेंज अब देखने को मिला है। लेकिन इन स्पाइट अगर आप पूरे ग्लोबल सिनेरियो को यहां पर कंपैरिजन करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी हद तक इंपैक्ट करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन से उससे डायरेक्ट कोरिलेशन है और गवर्नमेंट भी यहां पर अपने फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा सा अच्छा करना चाहती है। तो अगर यहां पर पूरे सेंटिमेंट को समझें तो ग्रोथ के स्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और खास तौर से मेटल, ये ऐसे काउंटर हैं जो कि आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। ऑलरेडी कौन सी ग्रोथ दे रहे हैं? आईटी आपको दे रहा है, बैंक यहां पर चल रहे हैं। तो इन दो सेक्टर के बजाय अगर आप इन 3 सेक्टर की तरफ फोकस करते हैं तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शन आते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए इन्वेस्टर के लिए कि वो नए नए मौकों पे यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकें। तो ये जो उतार चढ़ाव है बाजार में लगातार बना रहेगा ही। इस गिरावट को आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए और उन्हीं पर हम लोग चर्चा भी लगातार करते हैं कल की तैयारी में। चलिए नतीजों पर बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले डीवीज लैब ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए और मुनाफा और आय दोनों में हमने देखा कि बढ़त दर्ज की गई है। मुनाफा 493 करोड़ से बढ़कर 902 करोड़ पर पहुंच गया है और आय 1701 करोड़ से बढ़कर 2493 करोड़ पर हो गई है। पूरी डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन से और आंकड़े देखे गए हैं, मेरी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, कैसे रेट करेंगी आप डीवीज लैब के नंबर्स को? दमदार नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का फिगर ही बताना चाहूंगी। 91.5% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। 471 करोड़ से 902 करोड़ की आय कंपनी ने यहां पर पोस्ट की है। इसके अलावा करीब 47% की बढ़ोतरी बिक्री के फ्रंट पर देखने को मिली है। 2493 करोड़ के बिक्री के आंकड़े यहां पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मार्जिन जो है 40.5% से 44% पर जाते हुए दिखे हैं और कामकाजी मुनाफा भी करीब 59% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर ट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से देखने को मिला है, जिसका सीधा इंपैक्ट है जो कि बिक्री के फ्रंट पर देखने को मिला है। बिक्री को सहारा यहीं से मिलता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा इनके वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफी पॉजिटिव है और इसी के चलते जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कुछ हद तक ऑफसेट होता हुआ दिखा और इसी का इवेंचुअल इंपैक्ट है जो कि नतीजों पर पॉजिटिवली पड़ा है। और कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इनका सप्लाई चेन पर कोविड को लेकर नहीं पड़ता हुआ दिखा है। तो सप्लाई चेन भी इनकी दुरुस्त है जिसके चलते यहाँ पर पॉजिटिविटी बिल्कुल बरकरार है। तीसरी तिमाही के नतीजे दमदार। बिल्कुल रवि, नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर डीवीज लैब के, जैसा कि मानसी भी बता रही हैं। हमने स्टॉक में एक स्पाइक भी आज आते हुए देखा। इनफैक्ट ये जो छोटी फार्मा कंपनियां हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस ही दिखा रही थी आज के इस प्रेशर वाले सेशन में भी। लॉरेस लैब को ले लीजिए या डीवीज की बात हम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं अपॉर्चुनिटी बनती है? बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट जब भी निफ्टी में करेक्शन देखने को मिलता है हमेशा जो है वो इस सेक्टर में, खासतौर से फार्मा सेक्टर में, चाहे सन फार्मा हो या फिर डिविज लैब हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, इनमें पॉजिटिव मोमेंटम धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और आज की तो अच्छी बात है कि डिविज लैब ने जिस तरीके से यहाँ पर चाहे एबिटा के फ्रंट पे देखें, प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे देखें, बिजनेस की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सारे स्टैटिस्टिकल नंबर्स यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट के अच्छे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5500 तक के टारगेट आपको आने वाले साल में दिखाई दे सकता है। और ये समय जो अभी जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन है, आपको फार्मा सेक्टर पर बिल्कुल फोकस रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डिफेंसिव बनाइए। हमेशा कोशिश करिए डाइवर्सिफिकेशन रखिए, लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो आपको फार्मा सेक्टर में थोड़ी कम ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन आप डिफेंसिव रहिए। गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना है तो फार्मा सेक्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहां पर आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। और डॉक्टर रेड्डीज का 1 साल, डिविज लैब का 1 साल का टारगेट 5500 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, 1 साल में अगर आप नजरिया रखें तो डीवीज लैब एक अच्छा बेट होगा। यहाँ पर 5500 के टारगेट रवि देख रहे हैं। कुछ
कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगा मेटल स्पेस के बारे में। हमने देखा कि इस पूरे हफ्ते में टाटा स्टील करीब 6% के आसपास चढ़ा है, हिंडाल्को में हमने 3% तक की तेजी देखी है, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% चढ़ा है। मेटल स्पेस में एक रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जो अप ट्रेंड है मेटल स्पेस में ये जारी रहेगा? कोई टॉपिक होगा यहाँ पर आपका? जी, मेटल स्पेस में ओवरऑल जो हम फॉर्मेशंस देख रहे हैं, जैसे आपने सही बताया, एक मोमेंटम बिल्ड है, लेकिन कहीं भी ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे कि कहीं वीकनेस आ रही है या कोई सेलिंग प्रेशर है। इनफैक्ट टाटा स्टील के बारे में जब हमने पिछले हफ्ते बात की थी, वहां से भी ये स्टॉक काफी ऊपर है। हिंडाल्को डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप पिक्स है। तो अगर कोई मेटल स्पेस में यहां से इन्वेस्ट करना चाहें या ट्रेड करना चाहें तो टाटा स्टील और हिंडाल्को ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जो अच्छे मोमेंटम में हैं, कहीं कोई वीकनेस का साइन नहीं है, और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एवरेजेस जो हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं। स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। एक बस हल्का सा कैविएट ये रहेगा कि इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने पिछले 4 या 5 महीनों के हाईज के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे एक हल्का सा प्रेशर बन सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसे चिंता के संकेत नहीं है। टाटा स्टील और हिंडाल्को ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स अपनी रेडार पे रख सकते हैं, और अगर कोई प्रेफरेंस हो उनकी तो दोनों में से कोई भी स्टॉक पिक किया जा सकता है। मोमेंटम स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ मोमेंटम स्ट्रांग दिखाई देता है पॉजिटिव की तरफ। इनमें से कोई भी स्टॉक आप पिक कर सकते हैं। रवि, एक और स्पेस जो अच्छा परफॉर्मेंस आज कर रहा था इस खराब बाजार में वो था ऑटो एंसिलरीज का। जेबीएम ऑटो ले लीजिए या फिर मुंजाल शोभा जैसे स्टॉक 2 से 3%, 4% तक आज इस खराब बाजार में भी चलते हुए दिखाई दिए। ऑटो स्टॉक्स तो फोकस में लगातार हैं ही, लेकिन अगर हम ये सब्सिडी इनकी बात करें ऑटो एंसिलरीज की, तो इन पर क्या नज़र डालनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑटो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसके कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि सौमित जी यहाँ पर ऑटो एक्सिलरीज के ज्यादा स्ट्रांग हैं, फंडामेंटल वहां पर ज्यादा स्ट्रांग है। चाहे आप रिको ऑटो को देख लीजिए, अतुल ऑटो यहाँ पे काफी स्ट्रांग आपको मोमेंटम दिखा सकता है, और साथ ही जेबीएम यहाँ पर देखिए इनमें भी काफी हद तक एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट आज जेबीएम देखें तो वो करीब 3.5% आपको अपवर्ड मोमेंटम दिखाया। लेकिन ये पूरे सेक्टर, ये पूरा स्पेस ऐसा है कि आप अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं या आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, अगर इन स्टॉक्स को आप रखते हैं तो आपको एक अच्छा फायदा भी मिलता है पोर्टफोलियो में और सेफ्टी भी मिलती है, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में ज्यादा वोलेटिलिटी है। अब आप मारुति का एग्जांपल ले लें तो यहां पर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, टीवीएस में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन ऑटो स्पेस के जो ऑक्सिलरी वेरी खासतौर से इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर बनता है और उसका फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस समय इसमें निवेश करना चाहिए, और एक एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो 18 से 20% तक का साल का रिटर्न आपको इस पूरे पैक में आपको देखने को मिल सकता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं रवि, क्योंकि आज का जो एक बड़ा डेवलपमेंट था वो ये कि जो टाटा ग्रुप जो है उन्होंने एन चंद्रा साहब को फिर से एक्सटेंशन दे दिया है, और मैं ये जानता हूं कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता है, लेकिन जाहिर तौर पर कंपनी के मैनेजमेंट किससे वो गवर्न हो रहे हैं, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसीज़, ये सब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को फोकस में रखने चाहिए, और उसका असर कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसेस में आने वाले समय में दिखाई देता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा जो जर्नी रहा है एन चंद्रा साहब का पिछले कुछ सालों में, पिछले टेन्योर में उनके, अब फिर से बोर्ड ने भरोसा जताया है और उनको चेयरमैन 5 साल के लिए चुना है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं टाटा ग्रुप एज अ होल के लिए? बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया, क्योंकि आजकल इन्वेस्टर को इसमें स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफी हेल्प मिलेगा। देखिए एक चीज समझिए कि उनका जो अभी तक का जर्नी रहा है वो बहुत ही कूल जर्नी रही है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे टाटा पैक ने ऐसी परफॉर्मेंस पूरे, अगर पिछले रिकॉर्ड में देखें तो जो लास्ट 1-2 सालों में देखने को मिली है वो पहले नहीं मिली है। हालांकि अब ये एक फंड, जो मैनेजमेंट इश्यूज जो पहले देखने को मिलते थे वो अब कहीं ना कहीं से एकदम कंसोलिडेट कर चुके हैं, और चंद्रशेखरन जी के आने के बाद से कंपनी ने यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज करी है। चाहे वो पूरे टाटा पैक की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एक ग्रोथ के साथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा, और जो स्मूथ अभी तक स्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहा था खासतौर से ग्रोथ ओरिएंटेड, वो फायदा यहाँ पर आगे मिलेगा और इन्वेस्टर उसका फायदा यहाँ पर जरूर उठाएंगे।
बिल्कुल, और काफ़ी हद तक भरोसा दिखाया है पूरे के पूरे बोर्ड ने, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनको दिया है। भारत सरकार ने भी इनफैक्ट उनको अभी नवाजा है, तो जाहिर तौर पर एक सशक्त लीडर है। और आने वाले समय में जिस तरह के जो उन्होंने अचीवमेंट्स उनके रहे हैं, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया का अचीवमेंट भी जो है वो उनके ही खाते में जाएगा। एक अच्छी लीडरशिप और उससे असर पड़ता है लॉन्ग रन में आपके पोर्टफोलियो पर भी, अगर ऐसे देखा जाए तो। चलिए एक स्टॉक की और बात करते हैं, और वो है कोल इंडिया का, जिसके नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं। यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आय करीब 16% शायद बढ़ सकती है, और मुनाफा करीब करीब 40% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और कहां पर फोकस रहना चाहिए कोल इंडिया में, बताने के लिए मेरी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। अशेषा, बताइए। कोल इंडिया इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे पेश कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे थे और वॉल्यूम्स में भी हमने एक बढ़ोतरी देखी। रेवेन्यू फिगर की बात करें तो रेवेन्यू 27,500 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 16.3% इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 18.3% का इंक्रीज होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स में भी हम एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस क्वार्टर में कंपनी के कॉस्ट काफ़ी कम हो चुके थे। एबिटा मार्जिन्स 23.8% के आसपास आ सकता है, वर्सेस 16.9% जो कंपनी ने Q2 में रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम 40% का जंप देख सकते हैं YOY बेसिस पर, और 47% का जंप आ सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर। रियलाइजेशंस पर टन की बात करें तो उसमें हम एक माइल्ड डाउन टिक देख सकते हैं। रियलाइजेशंस पर टन 1420 रुपीज़ पर टन की रेंज में आ सकता है, जो 2% मार्जिनल 2% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। लेकिन एबिटा पर टन में हम एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एबिटा पर टन 400 रुपीज़ के आसपास आ सकता है, जो 50% इंक्रीज होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर, कंपनी के कॉस्ट घटने के कारण और वॉल्यूम्स बढ़ने के कारण। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 6.5 टाइम्स FY22 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, और 5.8 टाइम्स FY23 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑल इन ऑल अच्छे नंबर्स हम कोल इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। चलिए देखना होगा किस तरह के नतीजे कोल इंडिया पेश करती है, सोमवार तक का इंतजार लेकिन उसके लिए करना होगा। चलिए शो में वक्त हो गया है जानने का हमारे मेहमान कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आज आपके लिए। वक्त है VIP शेयर्स का। कुछ आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ पर। अगला हफ्ता एक बार फिर से फोकस में ट्रेडिंग के लिहाज से ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट तो सामने नहीं खड़ा है, लेकिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज की गिरावट के बाद? जी, हमें पूरे मार्केट का सिनारियो ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस लेनी चाहिए। यहाँ से पिछले कुछ हफ्तों से हम ऐसे ही स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं जो इन्वेस्टर फेवरेट्स हैं, या अगर किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रह जाते हैं वॉलेटिलिटी के चलते, तो भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा और लंबे समय के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। आज फिर ऐसे ही 2 पिक्स हैं। पहला है डिवीज लैब। आज रिजल्ट्स आए हैं, काफी अच्छे आए हैं, हमने देखा है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा डिवीज लैब पे बाय करने का। 4300 के आसपास की इसकी आज की क्लोजिंग थी। हमने देखा है कि अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद काफी बार स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है, तो जरा सा डीप स्टॉप लॉस रहेगा 4100 का, और इस पे टारगेट रहेगा 4600 का। दूसरा पिक है मेरा मारुति सुजुकी। 8700 8750 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है। जिस तरह से इसका ऑप्शन बिल्डअप है, 9000 के आसपास हमने देखा है काफी कॉल में राइटिंग हुई है, तो यहां से 9000 तक की जगह बनती है स्टॉक में ऊपर की तरफ जाने के लिए। और 8600 के आसपास हमने देखा है एक अच्छा पुट बिल्डअप, तो सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। कोई इन्वेस्टर भी लेना चाहे तो भी इस लेवल पे ले सकते हैं, और ट्रेडर्स लेना चाहे तो भी 8600 के स्टॉप लॉस से और 9000 के टारगेट के लिए मारुति सुजुकी ले सकते हैं। तो बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर डिवीज लैब, यहाँ पर टारगेट 4600 तक के दिखाई देते हैं, और मारुति के टारगेट हैं 9000 तक के। रवि, आपकी बारी, बताइए कौन से आइडियाज आप शेयर करने वाले हैं आज हमारे दर्शकों के साथ? सौमित जी, जिसकी चर्चा अभी हमने पूरे शो में करी है, पहला शेयर मेरा है टाटा स्टील। टाटा ग्रुप पे ही मैंने ज्यादा भरोसा दिखाया है, और खास तौर से जो इस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है जिसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, ऐसे टाइम पे ये स्टॉक काफी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि फंडामेंटल तो अच्छे ही हैं, ग्रोथ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है, और जो मेटल प्राइसेस लगभग अगर पूरे पिछले 1 साल का कंपैरिजन करें 75% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उसका भी फायदा यहाँ पर दिखेगा। तो हर डिप
आपके एवरेज के लिए अच्छा है, और स्टॉक अगर देखें तो ट्रेडर के लिए भी अच्छा है और यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है। तो आप इसको आप बाय करके चल सकते हैं और कम से कम यहाँ से 20% तक की अपसाइड की एक रैली का यहाँ पर जो एस्टिमेट दिख रहा है वो आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैंने इसी डिफेंसिव सेक्टर से ये लिया है, वो है पावर सेक्टर, और स्टॉक है अदानी पावर। उसके नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक साल में 132% की ग्रोथ, 5 साल में 240% की ग्रोथ, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 15% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लेकिन इस स्टॉक पे अभी भी दमखम बचा है और लगभग 150 तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल यहाँ पर अच्छे हैं और जो बिजनेस ग्रोथ है, जो बिजनेस मॉडल है, वो अभी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस स्टॉक को यहाँ पर 150 के टारगेट के लिए अपने पोर्टफोलियो में, अपने ट्रेडिंग में आप शामिल कर सकते हैं। करेक्ट। तो अडानी पावर यहाँ पर 150 रुपए तक के टारगेट उसके लिए, टाटा स्टील पर भी है भरोसा, 1400 तक के टारगेट यहाँ दिखाई देते हैं रवि को। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और कुश, आज समय निकालकर हमारे शो में शामिल होने के लिए, और कल की तैयारी की भी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।